तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं थ्योरी से। ये हमारी थ्योरी के लिए जो हमें पीडीएफ गिवन थी उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा चैप्टर 4 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नेम से। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे टॉपिक हैं सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री, टाइप्स और क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। तो ये हमारे सारे टॉपिक आउटलाइन दिए गए। तो बेसिकली एग्जाम में हमारे लिए ये आ सकता है कि मशीन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस के ऊपर सवाल आ सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर हम लिखेंगे। इसके अलावा अल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, ये डिफरेंट जितनी भी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो थ्योरी का एग्जाम है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल के टाइम पे, एआई जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने कंप्यूटर पढ़ी है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर, इसके बुलेट पॉइंट से मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसके अलावा लिखा है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है कि कंप्यूटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो हो सकता है हमारे लिए एमसीक्यूज आ जाए, क्विज आ जाए, जिसके अंदर हमें पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो कि हर एक को पता होंगी। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विथ हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर की मदद से हम हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल है तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, तभी हम इसको इंटरेक्ट कर रहे हैं। अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है इसका कि यूजर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कि यूजर मतलब हम चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर है जो भी हम चला रहे हैं, जैसे अभी जूम मीटिंग हम कर रहे हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज या लिनक्स होता है। और हार्डवेयर जैसे कोई भी हमारा हार्डवेयर है, जैसे कोर i7 जो भी है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर थ्योरी में आता है डिफाइन सॉफ्टवेयर या व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो हम लिख सकते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री आ रही है। ये पूछा सकता है कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है A.L. टर्निंग वाज द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ सॉफ्टवेयर। इस बंदे ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर की थ्योरी इंट्रोड्यूस करी थी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक और नाम के क्ल्यूड Shannon explained how binary logic can be used to program a computer. The computer programs in 1940s were written directly in machine language. तो सबसे पुरानी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। जितने भी लोग प्रोग्रामिंग को जानते हैं उन्हें पता है कि सबसे पहले हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ी थी। उसके बाद 1957 के अंदर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्टान के नाम से इंट्रोड्यूस की गई IBM की तरफ से। और उसके बाद एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई COBL के नाम से। और उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अदर हैं जो कि हमारे लिए पास्कल और C++ जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, लेकिन ये यूज़ की गई। उसके बाद हम 1970s की बात करते हैं। तो 1970 के अंदर यूनिक्स OS और मैक OS आया। मतलब OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आए। और जो बिल गेट्स 1980 के अंदर जो उसने अपना इंट्रोड्यूस करा डॉस OS के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आज ये बिलियनियर है। तो ये 1980 में इसने किया। तो ये सब जो है जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एग्जाम में कोई इसकी फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद रिचर्ड स्टॉलमैन जो वर्क कर रहा था ओपन सोर्स GNU प्रोजेक्ट में, जो कि लीड कर रहा था डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स OS। मतलब 1980 से डेवलपमेंट चल रही थी रिचर्ड की तरफ से कि लिनक्स OS बनाया जाए। और 1985 में फर्स्ट विंडो OS डेवलप हुआ, जो कि विंडोज 0.1 से विंडोज 10 तक आ गया है। आज के टाइम पे 11 भी आ गई है। तो 1985 में विंडोज का पहला वर्जन आया था। ये भी जनरल नॉलेज है। तो ये जो सारी चीज़ें हिस्ट्री है सॉफ्टवेयर की, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में फ़र्क बता दो। तो अगर सॉफ्टवेयर किसी को पता है तो हार्डवेयर भी हम बता सकते हैं कि हार्डवेयर बेसिकली यूजलेस है सॉफ्टवेयर के बगैर। उसके बाद हिस्ट्री सॉफ्टवेयर की हमने बता दी। उसके बाद सॉफ्टवेयर की टाइप्स पे आ जाती हैं। अब टाइप के अंदर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। टू ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन पर्पस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारी दो कैटेगरीज हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है, जैसे हमारा ल्यूनिक्स होता है या विंडोज होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारा डेस्कटॉप या वेब, जैसे वेब एप्लीकेशन जूम हो गया। तो कहने का मकसद ये कि हमसे भी पूछा सकता है कि सॉफ्टवेयर की टाइप क्या है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की मजीद एक्सप्लेनेशन की गई है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के में लिखा हुआ है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे विंडो है वो प्लेटफॉर्म है
कि यहाँ पे हम मजीद सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल एंड वर्क विद हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव में ही विंडो इंस्टॉल होती है हमारी, हार्ड ड्राइव हमारे लिए नेसेसरी है। उसके बाद इनेबल द हार्डवेयर टूल टू वर्क टुगेदर। हार्डवेयर टूल्स जो हमारे, उनको इनेबल किया जाता है कि वो उसके साथ वर्क करें। उसके बाद ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड डिस्क। अच्छा, ये जो बात मैंने की कि हार्डवेयर टूल्स को इनेबल किया जा रहा है कि वर्क करें सॉफ्टवेयर के साथ, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है हमारा, तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसफरिंग डेटा। अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है मेमोरी और डिस्क के अंदर। जैसे हमारी रैम एक स्टोरेज का काम करती है डेटा की, जिस तरह हमारा माइंड में मेमोरी होती है, इस तरह कंप्यूटर की मेमोरी रैम और हार्ड डिस्क होती है, जो कि एक स्टोरेज टाइप है। तो इन दोनों के दरमियान डेटा की ट्रांसफरेशन होती है। जब कोई भी यूजफुल ऑपरेशन हो रहा होता है तो रैम के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे हम कोई भी गेम प्ले करते हैं तो वो रैम में होता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी हमारे कंप्यूटर का मेन सोर्स है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करे, जिसके पास सारे काम आते हैं। और काम आते कहाँ से? मेमोरी की मदद से या डिस्क की मदद से। अब यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे विंडोज से प्लेटफॉर्म हमें दे रहा है कि हम यहाँ जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल दी गई ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये मैं थ्योरेटिकल टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो हम आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात की गई। टाइप ऑफ सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस है, फ्रेमवेयर है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सेंस में कि हमने तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही देखा है, लेकिन बायोस क्या होता है? बायोस होता है कि जब हमारे कंप्यूटर में विंडो नहीं होती, तो हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम हम बायोस रन कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें रैम और बाकी चीजें नजर आ रही होती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है, विंडो लिनक्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये सिंपल जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए। अब फ्रेमवेयर जो है एक ऐसी चीज है कि ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर में इम्बेड कर दी जाती है, मतलब हार्डवेयर के अंदर डाल दी जाती है। अब जैसे आईफोन होता है, आईफोन के अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर डाल दी जाती है कि ये चोरी भी वो कर ले तो उसको क्रैक करना उसके लिए आसान नहीं होता, तो उसके हार्डवेयर के अंदर ही एम्बेड कर दिया जाता है उस सॉफ्टवेयर को, जो कि हटा नहीं सकता कोई भी उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है। तो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं फैसिलिटेट एंड इंटरेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। अब जितने भी हमें नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं वो नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उनके पास विंडोज नहीं होती, क्योंकि विंडोज है केवल चीज है, मतलब हैक हो जाती है इजीली। तो डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर शेल की बात की जा रही है। जो शेल है, इंटरफेयर बिटवीन यूजर एंड द ओएस। जो हमारा यूजर है और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के दरमियान का इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जो हमें स्क्रीन नजर आ रही है, इसको हम शेल बोल रहे हैं। अब इधर की जो इसकी भी जो टाइप है, एक टाइप है CLU, एक GUI। ये दोनों टाइप है। इनकी फुल फॉर्म हमें गूगल से मिल जाएगी। तो अभी हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो उसमें एक टॉपिक आ रहा है शेल का। तो ये भी आ सकता है कि डिफाइन शेल, जिसको शेल नहीं पता वो क्या कर सकता है। तो शेल एक इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, इसके ऊपर जो इंटरफेरेंस होता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम इंटरेक्ट करें। उसके बाद मैं आगे आता हूँ। आगे है सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे अगर एक कोई ग्राफिक कार्ड लगाता है अपने पीसी में तो उससे ड्राइवर की नीड होती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी बात हो रही है कि अ प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स एंड कंट्रोल अ पर्टिकुलर डिवाइस। तो वो एक प्रोग्राम होता है। हर एक डिवाइस का आज के टाइम पे प्रोग्राम चल रहा है। जैसे हमारे मोबाइल में भी अपडेट आ रही होती है, हार्ड डिस्क में भी वो ग्राफिक कार्ड की भी अपडेट आती रहती है। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगले पेज पे आए तो उसके अंदर ये लिखा है टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब कि हमने जो बात करी थी शेल से और डिवाइस ड्राइवर्स के बाद हमारा कंटिन्यू हो रहा है ट्रांसलेटर से। अब ट्रांसलेटर जो पहले चलते थे, असेंबलर और इंटरप्रेटर और कंपाइलर चलता था। अब तो ये भी यूज होते होंगे, लेकिन अब नए टेक्नोलॉजी चल रही है, अब डिफरेंट होते होंगे आज के टाइम पे। लेकिन जो बेसिक मेन उस टाइम पे चलते थे, जैसे C++ और जावा, जो ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, इस तरह यहाँ पे ओल्ड चीज़ों का भी जिक्र है। उसके बाद हम आते हैं नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर पे। नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो फैसिलिटेट करता है और इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर नेटवर्क को, जो कि हमने ऊपर बात करी थी कि जिस तरह हमारा डिफरेंट टाइप होते हैं, बायोस होता है, फ्रेम वायर होता है, जो मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ, उसी तरह ये वही चीज़ है नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। ये तो मैंने बोला था कि सिस्टम के अंदर
सॉफ्टवेयर होती है, अब सॉफ्टवेयर की भी दो टाइप हैं, एक टाइप होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरी होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, बायो, फ्रेम वायर, नेटवर्किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो ये यहाँ पे इसका दोबारा जिक्र किया गया। उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे सिस्टम में, फायरवॉल होता है, बैकअप यूटिलिटी होती है, डेटा कंपैरिजन टूल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। जो जो कंप्यूटर चलाता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन का मतलब हमें पता है कि कभी भी हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो हम ये यूज़ करते हैं, जिससे हमें स्पेस मिलता है। हम डिस्क को स्कैन करते हैं, स्कैन डिस्क से, जिससे हमें पता चलता है कोई वायरस है, कोई एरर तो नहीं हमारी डिस्क में। फिर बैकअप यूटिलिटी होती है, अगर हमारी हार्ड डिस्क से कुछ उड़ जाता है तो हम रिसाइकिल बिन से रिकवर करना जानते हैं। फायरवॉल हमें पता है, फायरवॉल जो हमारे कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एंटीवायरस होता है इसके अंदर, डिफरेंट चीजें आती हैं। तो हम आगे चलते हैं, आगे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम डेवलप करने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, तो उसके अंदर एडिटर है, कंपाइलर है। तो एडिटर जो होता है वो टेक्स्ट के जरिए हम करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं, जो कि कोडिंग करना जानते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। उसके बाद कंपाइलर है, कंपाइलर के अंदर होता है दी वाज अ टूल टू ट्रांसफॉर्म द कोड वी राइट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज दैट द प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। अब कंपाइलर एक ऐसे कोड हम टूल यूज करते हैं जो डायरेक्टली कोड नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए आसानी हो जाती है। जिस तरह आजकल के जो टाइम चले हम टूल को यूज करते हैं। अगर हम कोडिंग भी करें, जैसे पाइथन हम करेंगे, तो पाइथन के अंदर भी हम ऐसी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे एनाकोंडा है हमारे लिए, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, टूल मिल रहा है कि हमारी कमांड खुद ही आ जाती है, अगर हम कोई मिस्टेक करें करेक्ट कर देते हैं हमारा। तो इसी तरह यहाँ पे भी कंपाइलर का भी यही रोल है कि ये एज अ हमें करेक्ट करके देगा। और वो मतलब एडिटर जो होता है उसको ज्यादा मेहनत लगती है, कंपाइलर वाले को कम लगती है। और ये डायरेक्ट ऐसी कमांड यहाँ पे इंटर होती है जो कि प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर रहा होता है। प्रोसेसर मतलब जो हमारा सीपीयू होता है। उसके बाद इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर वर्क लाइक अ कंपाइलर बट ट्रांसलेट वन सेगमेंट ऑफ द सोर्स कोड एट अ टाइम एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर की तरह नहीं होता, लेकिन ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, जो जैसे जो भी हमने इंटर करा वो डायरेक्टली रन हो जाता है। डीबगर जो एक टूल है जो कि हमें मतलब एरर फाइंड करने के लिए यूज करता है। तो हमने पेपर के अंदर एग्जैक्ट रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पास एक दिन है, तो हमें करना ये कि जैसे जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट गेन करना है, अपनी वर्डिंग में लिखना है और पेपर हमने कर देना है। तो डीबगर में लिखा हुआ है कि डीबगर ट्राइज टू पॉइंट आउट द एरर इन द प्रोग्राम व्हेन इट क्रैशेस। जैसे हम अक्सर करते हैं कि हमारे गेम क्रैश हो जाते हैं, तो हम ट्रबल शूट लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है। तो उसी तरह डीबगर भी एक ट्रबल शूट का काम करता है यहाँ पे, कि हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या मसला है। जैसे अक्सर हमारे पास डायरेक्ट एक्स 11 नहीं होता, या बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होती हैं कुछ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर suite, a collection of related program that provides a complete development environment। तो ये जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है आईडीई, और ये सॉफ्टवेयर है कलेक्शन का रिलेटेड प्रोग्राम्स का, मतलब एक कलेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट, अब अच्छा ये जो है कंप्लीट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जितने भी डेवलपर्स होते हैं, तो डेवलपर ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा वही टॉपिक चल रहा था जो हमने स्टार्ट में बोला था कि हमारे सॉफ्टवेयर जो होती है उसके दो टाइप होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। तो अभी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक कवर हो गया, अब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड टास्क। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि डिजाइन हुआ है स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे जीमेल है तो वो ईमेल के लिए यूज होता है, वो स्ट्रीमिंग के लिए यूज नहीं हो सकता। तो हर एक जितने भी यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, जैसे यूट्यूब आ रहा है, गूगल ड्राइव आ रहा है, इस तरह जितने भी हमारे आ रहे हैं, हर एक का एक ही टास्क है जिसके लिए वो डिजाइन हुआ है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिजाइन होता है स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद लिखा है नॉट नेसेसरी फॉर द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी नहीं कि ये हो। बेसिक फंक्शनैलिटी मतलब जैसे जो हमारा सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए यूज नहीं होता। उसके जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस की बात आती है। जनरल पर्पस जैसे हम जीमेल जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और इसको हम स्पेशल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई जॉब के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद है ब्रॉड कैटेगरी विद थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स। तो बहुत सारी कैटेगरी है यहाँ पे, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास, जिसमें बहुत सारे टूल्स हैं। तो ये सिंपल बात लिखिए। इसके बाद हम आगे आते हैं, अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होगी डेस्कटॉप पे चलती है, जैसे हमारा म्यूजिक हो गया जो कि हम डेस्कटॉप पे चला रहे हैं, या कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं जो कि सिंपल एप्लीकेशन होती है हमारी।
उसके बाद एप्लीकेशन सूट, एप्लीकेशन साइट कहेंगे इसको। तो मोर देन वन डिफरेंट बट रिलेवेंट एप्लीकेशन बंडल टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे इस तरह का है कि ऐसी एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन सूट के जहाँ पे तुम्हारी मोर देन वन होंगी। तो जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल में MS ऑफिस है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन इकट्ठा हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डिफरेंट यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन जो होती है वो डिज़ाइन की जाती हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए, जैसे एंड्रॉयड या आईफोन के लिए। उसके बाद वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती है हमारे वेब ब्राउज़र के लिए, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इस तरह। अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन के अंदर हमारा इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एड्रेस नीड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रन्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। अब इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जब कोई भी कंपनी में जॉब करता है तो वहाँ पे हमें इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर मिलती है देखने को, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो काम करते हैं, जिसमें वो डेटा सेव करते हैं। तो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल डेवलपर को हायर किया जाता है जो कि हमें अपना सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। जैसे एक्सेल है तो कंपनी इसमें कोई भी अगर जॉब करे उसे पता चलेगा कि उन्होंने अपना अलग एक्सेल बनाया हुआ है पूरा, मतलब अपनी लिहाज से ऑप्टिमाइज कर रहा है उसको। उसके बाद आते हैं हम कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एक्सेस कंटेंट विदाउट एडिटिंग। तो हम डायरेक्ट कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया, अब यहाँ पे वेब ब्राउजर ही है ना, जैसे कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर गूगल क्रोम, ये सारी चीजें आती हैं हमारी। उसके बाद एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में जो जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जरिए हम पढ़ते हैं, जैसे कोर्सेरा हो गया, एजुकेशनल एक सॉफ्टवेयर है हमारा पूरा, ये मोबाइल पे भी डाउनलोड हो जाता है, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज करते हैं। तो ये एजुकेशन के लिए होता है। इसके बाद है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा हुआ है सिमुलेट फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यूज्ड इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये भी एजुकेशन और रिसर्च के लिए यूज होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन है मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राफिक आर्ट टूल्स, वीडियो कंपोजर, ईडी। अब मीडिया वाले जो होते हैं उनको इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टूल्स यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर जैसे IDE लिखे इंटरनेट, तो एडिटर है, कंपाइलर है। तो डिफरेंट जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सॉफ्टवेयर होती हैं वो वही है ये। उसका जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस के अंदर लिखा हुआ है यूज फॉर मल्टीपल पर्पस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड मोर। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होती हैं जैसे हमारा एक्सेल हो गया, लेकिन एक्सेल के अलावा और भी होती हैं, जैसे हम अभी कर रहे थे डाटा कर रहे थे, डिफरेंट होती हैं। जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस में होता है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अगर हम जो है एक्सेल को कस्टमाइज कर दें या स्टेटा को कस्टमाइज कर दें अपने डेवलपर हायर करके, तो वो हमारी स्पेशल पर्पस होंगी। तो वो स्पेशल पर्पस बनेगी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग से डिजाइन कराई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट स्टेटस है। तो अवेलेबल और कॉपीराइट स्टेटस। तो कॉपीराइट स्टेटस के अंदर होता है कि शेयर वेयर, फ्री वेयर, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप है यहाँ पे। शेयर वेयर के अंदर होता है कि ट्रायल सॉफ्टवेयर मिलती है हमें। बहुत सारी सॉफ्टवेयर होती है, जैसे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है ITM, वो हमें 30 डेज का ट्रायल देता है, तो वो शेयर वेयर की टाइप आ जाती है। उसके बाद फ्री वेयर की बात करते हैं। फ्री वेयर में उस तरह की सॉफ्टवेयर होती हैं कि जो कि फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं। जैसे हम जूम चला रहे हैं, फ्री में मिल गई। उसके बाद फ्री सॉफ्टवेयर में हमारा है फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, फ्री टू यूज एंड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती है, मतलब जो उसके अंदर कमांड कोड है वो भी हम एक दूसरे को भेज सकते हैं, मतलब कोई दूसरा कॉपी भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि सिमिलर टू फ्री वेयर है, लेकिन इसके अंदर यह है कि सोर्स कोड मेड अवेलेबल टू व्यू एंड एनालाइज हाउ इट वाज क्रिएटेड। तो जो सोर्स कोड है हमारा वो अवेलेबल होगा हमारे लिए कि हम देख सकें कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनी है, और हम उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी सॉफ्टवेयर होती हैं जो कि मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं कि उसके अंदर अगर हम कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड प्राइवेसी। तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स के अंदर ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन ऑफ एनी पीस ऑफ वर्क
to protect it from being used, reproduced and distributed illegally. तो सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि जो भी डेवलपर मेहनत कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा चोरी करके उससे पैसे कमा ले। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो कॉपीराइट यूज करते हैं टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपीइंग ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच यूजर नीड टू बी लाइसेंस फॉर ईच कंप्यूटर यूजिंग द प्रोग्राम, मतलब हर एक को लाइसेंस चाहिए होगा, ऐसे कोई नहीं कॉपी कर सकता सॉफ्टवेयर। फिर सॉफ्टवेयर की प्राइवेसी होती है, इस तरह गेम्स की होती है, हर चीज की होती है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, अनलाइसेंस यूजर नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें लिखी यहाँ पे जो कॉपीराइट के रूल होते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये है कि आप प्रोग्राम यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने बात की थी, मशीन लेवल हो गई, हाई लेवल हो गई, लो लेवल हो गई। और इसके अलावा जो अगली हमारी एप्लीकेशन हैं जैसे डेस्कटॉप एंड अदर एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए हम करते हैं, तो उधर सी प्लस प्लस, जावा, सी और विजुअल बेसिक, पाइथन एंड मोर। वेब डिजाइनिंग के लिए HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, तो जितनी भी एप्लीकेशन है हमें पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए कौन सी यूज होती है, जो कि हमारे लिए MCQ या क्विज में आ सकता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मशीन लैंग्वेज आती है हमारी। तो मशीन लैंग्वेज की ये पूरा इंट्रोडक्शन है, कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स डायरेक्टली एक्सिक्यूटेड बाय CPU विदाउट कंपाइलेशन। ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कि मतलब 0101 जो प्रोसेसर अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो प्रोग्रामर होता है वो इस तरह की लैंग्वेज लिखता है, और जो असेंबलर होता है, जो कि हम यूज करते हैं, इंटरप्रेटर हो गया, वो कन्वर्ट कर देता है उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए। अच्छा, अब लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहा था, चलो। तो लो लेवल के अंदर ये है कि क्लोज टू मशीन लैंग्वेज है, लिटिल और नो अब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो ये मशीन लैंग्वेज के काफी क्लोज है। उसके बाद है कि ह्यूमन जो है वो रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है लो लेवल लैंग्वेज को, इजियर टू राइट प्रोग्राम्स। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि हम इजीली राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन है। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन फॉर डिटेल फ्रॉम द डिटेल ऑफ द कंप्यूटर, जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग। तो यहाँ पे भी नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है ये भी, और कॉम्प्लिकेटेड टू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन, कंपाइल टू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन है। मतलब मशीन कोड में एक कंपाइल्ड हो जाता है कंपाइलर की मदद से। जैसे हम जावा टाइप करते हैं तो वो कंपाइलर है, तो इंटरप्रेटर जो जावा का होता है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज, जिससे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आतिफ, ये कौन सा PDF करा रहे हो? ये जो थ्योरी के लिए आई थी। अबे तुम्हें तो रात का बोलते, इस वजह से मैं आ नहीं पाया। चलो खैर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आ रहा है, अगला टॉपिक है। तो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that implements objects and their associated procedure to create software। तो हमने शुरू में बात ये करी थी कि सॉफ्टवेयर की बात करी थी स्टार्ट में, फिर उसकी टाइप्स की बात की करी गई थी, फिर उसकी टाइप्स के अंदर जो आ गई थी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उनकी भी मजीद कुछ टाइप होती है, उनको डिस्कस करा था। फिर हम लैंग्वेजेस के ऊपर आए थे, तो लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेजेस की टाइप पे अभी हम चल रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सिंपल जो है कि जैसे हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर। जिस तरह हमने
मतलब हम डेटा एंटर करते थे सॉफ्टवेयर के अंदर ना, स्टेटा के अंदर, स्टेटा नहीं SPSS था वो, तो उसके अंदर भी हम इस तरह करते थे कि नेम दे रहे हैं, एट्रीब्यूट दे रहे हैं, बिहेवियर, मतलब कैटेगरी होती थी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर भी हम इस तरह कर रहे होते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दिए कि स्पीड दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं, मतलब एक कोडिंग की जो होती है। तो इधर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास फॉर ईच entity under consideration. We create a class which include the data and function related to identity. अब जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो उसको फिजिक्स भी आनी चाहिए, कि जब वो डिजाइन करता है कार तो उसके अंदर एक्सेलरेशन और स्पीड की भी कोडिंग करनी पड़ती है। तो मतलब कहने का सारी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम हर चीज फिर लिखते हैं जैसे रियल वर्ल्ड की तरह होती है, लेकिन कोडिंग के अंदर। उसके बाद 4th जनरेशन लैंग्वेज की बात आ जाती है। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है आर कंसीडर टू हैव सपोर्ट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, GUI क्रिएशन एंड वेब डेवलपमेंट। तो 4th जनरेशन लैंग्वेज जो है सपोर्ट के लिए होती है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, रिपोर्ट जनरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, GUI क्रिएशन कर रहे हैं और वेब डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे हो रही हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बना रहे हैं हम, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन लेके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, डेटा मैनेजमेंट हम करते हैं। तो ये 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम। उसके बाद कह रहे हैं कि हम दीज लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कि जो हम दूसरी सॉफ्टवेयर की बात करते थे जो कि पुराने टाइप की थी, उनके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा था उनके कोड लिखने के अंदर, और हमारी एफर्ट लग रही थी, और एट द एंड जब जितना टाइम लगेगा उतना डेवलपर पैसे मांगेगा, तो कॉस्ट बढ़ी थी सिस्टम वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि जो लेटेस्ट जनरेशन की सॉफ्टवेयर है इसके हमें बहुत फायदे हैं कि टाइम रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। उसके बाद कौन सी सॉफ्टवेयर ऐसी हैं, लिखा हुआ है दे आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड देन अर्लियर जनरेशन लाइक जावा, C++। अब जो पहले की लैंग्वेजेस थी वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, अगर कोई भी जावा सीखना चाहे तो उसको बहुत मुश्किल होगी, C++ सीखना चाहे, वो 3rd जनरेशन की लैंग्वेजेस थी। लेकिन 4th जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो कमांड है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स वेयर नेम इज अली। तो सिर्फ हम ये एक कमांड रखेंगे जिसकी वजह से हमें नेम मिल जाएगा। जैसे हम किसी का नाम फाइंड कर रहे हैं इतना बड़ा डेटाबेस में, तो हमें नेम मिल जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, उसमें कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन है। कंपाइलेशन के अंदर यह है कि कन्वर्ट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर बेसिकली, ये बात मैंने बताई थी पहले भी कि कंपाइलर का काम होता है कि जब एक प्रोग्रामर एक टाइप कर देता है कमांड, तो कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है जो कि मशीन लैंग्वेज है। तो कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है जो भी हमने कमांड टाइप करी है, जिससे फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वोल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड एज वोल। यहाँ पे भी वही बात लिखी है जो मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड में कंप्यूटर को मिलता है कन्वर्ट होकर कंपाइलर की वजह से। और यहाँ पे एडवांटेज होता है कि अगर हमसे वो गलती हो रही है तो हमें वार्निंग मिल जाती है और प्रोग्राम रन नहीं होता। अब इसके बाद हम आते हैं इंटरप्रेशन के ऊपर। इंटरप्रेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। जो जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको मशीन कोड में हम कन्वर्ट करते हैं इंटरप्रेटर की मदद से। उसके बाद हम क्या करते हैं, रीड प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, ट्रांसफॉर्म एंड एग्जीक्यूट। जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको हम रीड करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद स्टॉप्स, हम रुक, वो जो प्रोग्राम है वो खुद ही रुक जाता है जब उसके अंदर कोई एरर आता है। जैसे हम पाइथन के अंदर कोई भी कमांड डाल लेते तो अगर एरर आ जाता तो वो खुद ही बंद हो जाता था, आगे रन ही नहीं होता था वो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लोअर देन कंपाइलेशन, कंपाइलेशन से ये स्लो है, क्योंकि कंपाइलेशन जो है वो खुद ही हमें डायरेक्ट एरर दे देता है, इंटरप्रेटर में हमें खुद देखने पड़ते हैं। उसके बाद अल्गोरिथम की बात करें तो अल्गोरिथम में होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अल्गोरिथम क्या होता है। अल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
उसके बाद है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी इट आउट एन ऑपरेशन। मतलब कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सीरीज में कि पहला स्टेप ये करो, जैसे यहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है कि स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड ए बी सी, और इस तरह जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी अगर हम एल्गोरिथम बना रहे तो उस तरीके से बनेगा। तो कंप्यूटर को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद है पीसीडी कोड। अब ये लफ्ज ऐसे याद रख लो, और ये बेसिकली एक डिटेल्ड ह्यूमन रीडेबल डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम है, डिस्क्राइब्ड इन नेचुरल लैंग्वेज है, ये नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है कि प्रोड्यूस अ टेम्पलेट फॉर व्हाट द प्रोग्रामर्स टू हैव प्रोग्राम। मतलब ये टेम्पलेट हमारे लिए क्रिएट करके देता है कि जो प्रोग्रामर्स चाह रहे हैं प्रोग्राम करने को। उसके बाद कह रहे हैं कि इंश्योर टू मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो इसकी मदद से हम जो हमारे क्लाइंट हैं जो हमें ऑर्डर देते हैं, जैसे जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम इंश्योर हम कर देते हैं कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। नो स्टैंडर्ड, द स्टाइल वेरीज फ्रॉम डिजाइनर टू डिजाइनर। मतलब जो भी डिजाइनर है वो अपनी पसंद का डिजाइन इस सॉफ्टवेयर में बनाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, बिगिन इंटर टू नंबर एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई, असाइन द सम टू जेड, प्रिंट जेड। तो अब जैसे ये लिखा हुआ है कमांड, तो यहाँ पे कोई अगर प्रोग्राम होता तो वो कोई और वर्डिंग यूज करता तब भी हो जाता है, क्योंकि हम 4th जनरेशन की बात करें, यहाँ ये हीरोज की ह्यूमन लैंग्वेज होती है। उसके बाद फ्लो चार्ट का हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फ्लो चार्ट के अंदर ये जो लाइन है, ये फ्लो लाइन कहलाती है, शोज द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसेस। ये जो हमारा रेक्टेंगल टाइप का जो, मतलब रेक्टेंगल तो ये, लेकिन ये शेप जो है, ये टर्मिनल इंडिकेट्स, ये टर्मिनल है हमारा, इंडिकेट करता है कि बिगिन और एंड द प्रोसेस। जैसे हम अपना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल बनता है। उसके बाद इनपुट इनपुट और आउटपुट के लिए ये बनता है वाला सिंबल हमारा, और डिसीजन के लिए तो ये सारे हमारे सिंबल ही हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये कोई सा अगर आ गया ना, ये एमसीयू टैब आ गए बने हुए, तो उसके अंदर हमसे ये पूछेगा कि फ्लो लाइन क्या होती है, प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है, इस तरह करके सारी चीजें आ आतिफ सकती हैं। आतिफ हाँ, आतिफ, ये कोई सवाल तो नहीं आ जाए क्या आप ये फ्लो चार्ट इसका बनाएं, इस सवाल का, इस प्रोग्राम का? नहीं इस तरह नहीं आएगा, हमारा थ्योरी क्या है, तो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर की चीजें आ रही हैं। हमें तो फ्लो चार्ट थ्योरी में ही होगा ना, कि बना इसका फ्लो चार्ट बनाओ, इसका ये किस तरीके से हो रहा है। थ्योरी में ये आ सकता है कि फ्लो चार्ट फ्लो पढ़ना, तुम्हें ब्रीफली डिस्क्राइब करने फ्लो चार्ट क्या है, तो ये पूरा तुम्हें फिर एग्जैक्ट इसी तरह काम करना पड़ेगा कि सारे बेहतरीन, मतलब बनाने बनाने पड़ेंगे। को तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ाया भी इन क्लास में शायद। हाँ, बनाने को नहीं है। सेट। अब ये एग्जांपल दी गई है कि डिवाइड अ गिवन नंबर बाय 2 रिपीटली अंटिल कोएफिशिएंट इज लेस देन 1। तो हाँ यार, इस तरह आ सकता है, जैसे एग्जांपल दी हुई है ना, अब वो बोले इस पीडीएफ में तो था, आपको खुद आना चाहिए, यही सवाल अगर आ जाता है कि आप फ्लो चार्ट बनाओ कि जैसे ये लिखा हुआ है फंक्शन, तो तुम्हें वो फ्लो चार्ट के ऊपर वाली चीजें आती होंगी, तुम ये बना लोगे आराम से, तुम्हें मसला नहीं होगा। उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है, GUI। तो द इंटरफेरेंस between user and electronic devices, the interference between user and electronic devices com comprised of visual element। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस जो है ना, बेसिकली नाम से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा यूजर है और कंप्यूटर है उसके बीच में इंटरफेरेंस आता है। विजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं जो कि हमारी स्क्रीन में आ रहे हैं, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होते हैं, और जो यूजर है, इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन जो होता है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सरो पोलो अल्टो रिसर्च लैब 1917। तो अगर पेपर ऐसा उन्होंने बनाना होगा कि सबको फेल करना है, तो फिर इस तरह की चीजें भी बोलेंगे कि भाई ये कब हुआ था रिसर्च लैब में, तो हम वर्स्ट के सिनेरियो की बात करेंगे, कुछ भी वो दे सकते हैं। उसके बाद फास्टेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर,
ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है फास्टेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर है। उसके बाद हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में विद डिस्प्ले फॉर डिस्प्ले कलेक्शन टैब्स डिफरेंट चीज़ें जो होती है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस, जैसे ये तुम्हें मेंशन नज़र आ रहा है, ये एग्जांपल के तौर पे कि ये स्टेटस बार है, ये स्लाइडर है, ये विंडो आइकन्स हैं, ये टैब्स होते हैं हमारे आइकन्स, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो ये सारी यहाँ मेंशन है एलिमेंट्स के तौर पे ना। उसके बाद आते हैं ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का। ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में ये है कि यूजेस विजुअल ब्लॉक्स टू कोड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बजाय हम बॉक्स को यूज करते हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग होती है। तो इजी फॉर नॉन प्रोग्रामर्स टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिथम्स, तो जो प्रोग्रामर नहीं होता उसके लिए काफी इजी होता है कि वो अपना एल्गोरिथम बना ले। उसके बाद लिखा है कि आफ्टर ऑफ ऐप डिस्क्राइबिंग एंटिटीज रिलेशंस यूजर इंटरफेरेंस व्हाट हैपन टू डेटा एट रिसर्च स्टेज। तो ये इसकी एग्जांपल है, ये सिंपल, हमने वैसे कोई टॉपिक इस तरह पढ़ा नहीं था ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का, लेकिन इसमें है तो हम देख लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो क्रिएशन ऑफ मशीन इन प्रोग्राम दैट इंटेलिजेंटली वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस, eliminate the intelligence and decision making capabilities, limited imitate लिखा हुआ है, imitate the intelligence and decision making capabilities of humans, मतलब जो humans की कैपेबिलिटी है वो मशीन को ट्रांसफर करना। उसके बाद है अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शन टू मैक्सिमाइज द चांस टू रिसर्च अ सॉल्यूशन, तो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, टेक एक्शन करना, जो भी मतलब जापान के अंदर आजकल होटल्स के अंदर रोबोट काम कर रहे हैं तो एआई की बेस पे कर रहे हैं वो। जैसे हमारा फोन जो हमारा फेस डिटेक्ट करके फेस अनलॉक होता है, वो एआई होता है, फिंगरप्रिंट भी एआई, तो ये एआई बहुत बेहतरीन चीज़ है हमारी। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, मशीन लर्निंग, रीजनिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, जैसे तुम्हारी आवाज़ से कंप्यूटर खुल जाए, मशीन ट्रांसलेशन, सारी चीज़ें एआई में आती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑर्गेनाइज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं उन सबका मिल के ना इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। जैसे पीपल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क डेटा रिसोर्स, ये पूरा एक पिक्चर से समझ आ रहा होगा तुम्हें। अब इसकी बेसिक एक्टिविटीज होती है इनपुट ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हम इसमें डेटा इनपुट करते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट आता है और स्टोरेज होता है हमारा। उसके बाद नीड फॉर प्रोग्रामिंग की बात करें तो ओनली हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज, नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम एप्लीकेशन प्रोग्राम टू मेक हार्डवेयर यूज, मतलब सवाल ये आ रहा है कि प्रोग्रामिंग की क्यों जरूरत पड़ती है हमें, अगर ये सवाल है ना वाई प्रोग्रामिंग इज यूज, तो उसके अंदर ये कि हमारी जो हार्डवेयर है वो बेकार है, मतलब मोबाइल नहीं चल सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ना हो, और मशीन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही घटिया लैंग्वेज है जो कि हम नहीं लिख सकते, उसके लिए हमें इंटरप्रेटर कंपाइलर चाहिए ताकि हम आसान वर्ड में लिख के कन्वर्ट करें। फिर इंटरफेस जो होता है वो नहीं हो सकता अगर प्रोग्रामर ना हो, तो जो GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस वो नहीं होगा, तो हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते मशीन के साथ। उसका जब प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हेल्थ, आजकल मेडिकल के अंदर भी सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जो कि हमारी हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हेल्थ हो गया, बिजनेस हो गया, गवर्नेंस हो गया, एजुकेशन, हर जगह ये हमारे लिए यूजफुल है। फिर इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में ये है कि हमारा जो रिलायंस है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न डे के अंदर भी रिलाय ऑन सॉफ्टवेयर द सोल्यूशन डेवलप आर वायरस फ्री एंड एफिशिएंट, एक्नॉलेजिंग कि हम जो मतलब ओरिजिनल क्रिएटर हैं, मतलब कॉपीराइट के बारे में भी एक टॉपिक था इसमें, तो कॉपीराइट के ऊपर भी बात करी हमने, ये कॉपीराइट के ऊपर आ रहा है कि इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, और यूज ऑफ नेटवर्क जो है मतलब लाइसेंस पे ही मिलना चाहिए, बगैर लाइसेंस के कोई भी हम क्रिएटर की जो चीज़ है वो आगे सेल नहीं कर सकता। तो ये हमारी पूरी जो क्या कहते हैं PDF है कंप्लीट हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, जो लोग लेट आए वो देख लेंगे।